A'udzubillahi minash-shaitanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sadaqallahul azim. Dear students, welcome to today's session. And today we are going to do elements of research design. This is the next step where we are going to design our study. We are going to provide the study design. और यहाँ पर हम पूरा बताते हैं कि हमने एनालाइज कैसे करना है। अभी तक हम लोगों ने टॉपिक को डिसाइड कर लिया, उसके ऑब्जेक्टिव्स बना लिए, रिसर्च क्वेश्चंस बना लिए। रिसर्च क्वेश्चंस बनाने के बाद हमने उनका लिटरेचर रिव्यू किया, क्रिटिकल लिटरेचर रिव्यू किया। क्रिटिकल लिटरेचर रिव्यू जब हम लोगों ने कर लिया, उसके बाद हमने थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क बनाया। थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क के अंदर हमने ये सारे प्रोसेस करते हुए वेरिएबल्स आइडेंटिफाई किए, वेरिएबल्स के रिलेशनशिप्स को आइडेंटिफाई किया, उनके दरमियान एक रिलेशनशिप बना के प्रेपोजिशंस बनाई, प्रेपोजिशंस के दरमियान लिंक क्रिएट किए। लिंक क्रिएट करने के बाद थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क बनाया, कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क बनाया। कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क बनने के बाद हमने उसमें जो है हमने वहाँ से हाइपोथेसिस डेवलपमेंट की अपनी। हाइपोथेसिस डेवलपमेंट करने के बाद हाइपोथेसिस डेवलपमेंट में हमने मुख्तलिफ जो है वो टाइप्स की थी उसकी, ठीक है। और उसके बाद हमने हाइपोथेसिस डेवलपमेंट के बाद हमने उसको एनालाइज किया था, और हमने जो है वो अब बताया था कि क्या डायरेक्शन आ रही है वेरिएबल्स की। एक वेरिएबल की दूसरी वेरिएबल के ऊपर अगर आप कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप देख रहे हो तो उसकी क्या डायरेक्शन आ रही है, हाइपोथेसिस ये बताता है आपको। सो इसके अंदर हम लोग क्या देते हैं, वी गिव द डिटेल ऑफ द स्टडी। हम डिटेल्स प्रोवाइड करते हैं स्टडी की, कि स्टडी किस तरह कंडक्ट की जाएगी। हमने जब उसको एक एब्स्ट्रैक्शन को उसको एम्पिरिकल रियलिटी में कन्वर्ट किया, जब हम लोग हाइपोथेसिस पे आए, वहाँ पर आके हमने उसको एक एम्पिरिकल रियलिटी में कि अब एम्पिरिकली हम इसका जो है रिलेशनशिप चेक करेंगे कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क में। अब उसको जब हमने सारा कुछ डिफाइन कर लिया, हमें काफ़ी कुछ जो है आइडिया क्लियर हो गया। नाउ वी आर गोइंग टू डिज़ाइन अवर स्टडी। तो रिसर्च स्टडी डिज़ाइन हम प्रोवाइड करते हैं यहाँ पे। तो रिसर्च डिज़ाइन जो है, रिसर्च डिज़ाइन इज़ अ ब्लूप्रिंट और प्लान। एक प्लान होता है फॉर द कलेक्शन, मेजरमेंट एंड एनालिसिस ऑफ डाटा, ठीक है। इसमें आपको जो है वो आप सारी डिटेल प्रोवाइड करते हो। एक ब्लूप्रिंट, जिस तरह घर बनाने से पहले उसका एक ब्लूप्रिंट बनाया जाता है, उसका नक्शा जो है वो पास कराया जाता है, और उस नक्शे में सारी मेजरमेंट्स और सारी चीज़ें जो हैं वो बयान की जाती हैं। एक किस्म ये स्टडी डिज़ाइन भी एक किस्म का ब्लूप्रिंट है जो आप लोग करने जा रहे हो, जो आप लोगों ने इम्प्लीमेंट करना है। ब्लूप्रिंट के अंदर एक प्लान होगा जिसके अंदर हम बताएंगे कि हमने डाटा को कलेक्ट कैसे करना है, जो हमारी रेलिवेंट स्टडी है उससे रिलेटेड हमने डाटा को कलेक्ट कैसे करना है, उसकी मेजरमेंट क्या होंगी, फिर हम जब एनालिसिस करेंगे तो वो एनालिसिस कैसे परफॉर्म करेंगे, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें क्यों कर रहे हैं, ताकि हमने जो क्वेश्चन शुरू में पूछा है, जो रिसर्च प्रॉब्लम रेज हुई है, जो रिसर्च क्वेश्चन है, उसका आंसर किया जा सके, ठीक है। तो ये आपके पास एक रिसर्च स्ट्रेटजी है जो आपके पास टोटली जो बनेगी। ये आपने यहाँ पर डिटेल्स प्रोवाइड करनी है अपने रिसर्च की इस तरीके से। मतलब आपके पास सबसे पहले यहाँ पर जो है ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट आ जाती है। ये आपके पास प्रॉब्लम स्टेटमेंट आ जाती है। उसके बाद आप जो शुरू करते हो, यू स्टार्ट विद द ये सारे प्रोसेस आपके साथ साथ चलते जाते हैं। ये सारी चीज़ें अभी हम डिस्कस करेंगे। रिसर्च स्ट्रेटजीज क्या आप अपना रहे हैं, आपका एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है, कॉज एंड इफेक्ट देख रहे हो, आपका सर्वे रिसर्च है, आप कुछ ऑब्जर्वेशन कर रहे हो, इज देयर अ केस स्टडी यू आर राइटिंग, ठीक है। इज ग्राउंडेड थ्योरी, ग्राउंडेड थ्योरी में आप जो है डाटा से थ्योरी को निकालते हो। दिस इज इंडक्टिव अप्रोच, जहाँ पे आप डाटा के ऊपर डाटा से आप कुछ प्रेडिक्शंस लेते हो और उसकी बेस के ऊपर आप थ्योरी बनाते हो। उसके बाद एक्शन रिसर्च है आपकी, और या फिर आपके मिक्स मेथड्स हैं, ठीक है। साथ साथ आपके जो है वो डाटा कलेक्शन मेथड्स भी चल रहे होते हैं, वो भी आपने बयान करने होते हैं। आप अपनी स्टडी स्ट्रेटजीज बताते हो, ये आपने स्ट्रेटजी बताई, जहाँ पर ये स्ट्रेटजी आपकी फाइनल होगी वहाँ पर आपका डाटा कलेक्शन मेथड भी आपका फाइनल हो जाएगा। साथ ही आपने क्या करना है, आपने इंटरव्यूज कंडक्ट करवाने हैं, वो आप मेंशन करोगे। मतलब आपके कुछ रिस्पोंडेंट्स हैं, आपने उनके इंटरव्यू कंडक्ट करवाने हैं। एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन है तो आप डेफिनेटली कहेंगे इस कंपनी के एम्प्लॉयज़ का इंटरव्यूज कंडक्ट करवाऊंगा,
और इंटरव्यू स्ट्रक्चर्ड भी हो सकते हैं, अनस्ट्रक्चर्ड भी हो सकते हैं। ऑब्जर्वेशन है आपके, क्वेश्चनेयर्स आपने फिल करवाने हैं लोगों से, ठीक है। मतलब आप जो है वो ब्रांड सेटिस्फेक्शन से लेके लोगों से क्वेश्चन है, जिस तरह अगर आप किसी रेस्टोरेंट में बैठे हो तो आपको जो है एट द एंड फीडबैक का एक क्वेश्चनेयर दे दिया जाता है कि आप फीडबैक प्रोवाइड करते हैं, दैट इज अ क्वेश्चनेयर। आप रिसर्च के अंदर भी क्वेश्चनेयर्स यूज कर सकते हो मुख्तलिफ वेरिएबल्स को मैयर करने के लिए, ठीक है। फिजिकल मैयरमेंट्स आपने करनी है, या आपने जो है वहाँ पर फिजिकल मैयरमेंट्स में आप मुख्तलिफ चीज़ें कर सकते हो कि किस तरह आप जो है खुद जाकर चीज़ों को मैयर करेंगे, उनको एनालाइज करेंगे। दीज आर मोस्टली एग्रीकल्चर में ये सारी चीज़ें होती हैं। उसके अलावा जो है बायोटेक में जो ये होती हैं, ये सारी चीज़ें आपके पास आ जाती हैं। उसके बाद आपके पास आ जाती हैं अनऑब्स्ट्रूसिव। अनऑब्स्ट्रूसिव रिसर्च मेथड्स जो होते हैं, इसके अंदर आप जो है जो सब्जेक्ट मैटर है उसके साथ आपका कोई लिंक नहीं होता। आप क्या करते हैं, डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते डाटा कलेक्शन में, आप बस ऑब्जर्व करते हैं। मोस्टली सोशल साइंसेज में ऐसी रिसर्च होती हैं जिसके अंदर आप इंडिविजुअल का बिहेवियर देखते हो विदाउट इन्वॉल्विंग इनटू द एक्सपेरिमेंट। आप एक्सपेरिमेंट करते हैं, आप सिर्फ ऑब्जर्व करते हैं। आप उस जो है डाटा कलेक्शन के अंदर, डाटा कलेक्शन मेथड के अंदर आप सब्जेक्ट मैटर के साथ जो है वो क्या नहीं करते, आप कोई इंटरफेयर नहीं करते। जैसे सिचुएशन हो रही है उस तरह आप उसको डाटा को कलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। इसके साथ ये डाटा कलेक्शन मेथड्स आ जाते हैं। फिर आपके जो रिसर्च स्ट्रेटजी के बाद आपका एक्सटेंट ऑफ रिसर्चर्स इंटरफेयर के, रिसर्चर के इंटरफेरेंस कितनी है ये भी आपने मेंशन करनी होती है। मिनिमम मिनिमल है और या मैक्सिमम है, जिसमें मैनिपुलेशन आ जाती है, कंट्रोल और सिमुलेशंस आ जाती हैं, ठीक है। मोस्टली आपके जो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च होती है या डिस्क्रिप्टिव रिसर्च होती है उसमें मिनिमल रिसर्चर इंटरफेरेंस होती है, लेकिन जो आपकी कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होता है जिसमें आप जो है एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल पे इम्पैक्ट देख रहे होते हो, वहाँ पर आप वेरिएबल्स के मुताबिक जो है अपने उस इन्वायरमेंट को कंट्रोल करते हो, वहाँ पर रिसर्चर की इंटरफेरेंस ज़्यादा आ जाती है। साथ ही साथ आप जो है ये इंटरफेरेंस के बाद आप सैम्पलिंग डिज़ाइन, ये जो नीचे वाला ये आपके डाटा से रिलेटेड चीज़ें हैं, ऊपर वाले जो हैं ये स्ट्रैटेजीज बनाते हैं। एक्चुअली दिस इज़ द डिटेल्स ऑफ द स्टडी, ये आपने जो है बयान करनी है अपनी डिटेल ऑफ द स्टडी में। दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू एनालाइज, ठीक है, एम्पेरिकली एनालाइज। और ये आपको ये मेजरमेंट्स में आ जाती हैं, ये जो हमने स्टडी की डिटेल्स यहाँ प्रोवाइड करनी है और किस तरह हम इसके डाटे को मेजर करेंगे वो हम यहाँ पे बयान करेंगे। ये 3 स्टेप्स हैं मेजरमेंट के, और ये स्टेप्स हैं कि आपने डिटेल्स क्या प्रोवाइड करनी है अपनी स्टडी की। स्टडी सेटिंग्स क्या है आपकी, कंट्रीव्ड स्टडी सेटिंग है या आपकी नॉन कंट्रीव स्टडी सेटिंग है, ये भी आप लोगों ने बयान करना है कि हाँ जी हम लोग कंट्रीव स्टडी सेटिंग में काम कर रहे हैं, नॉन कंट्रीव। इसकी एक्सप्लेनेशन अभी आपको जाके बताता हूँ। यूनिट ऑफ एनालिसिस कौन से होंगे, यूनिट ऑफ एनालिसिस के अंदर आप इंडिविजुअल्स के ऊपर एनालिसिस कर रहे हैं, डियाड्स के ऊपर कर रहे हैं। डियाड्स जो है ये आपके जब आप लोग दो इंडिविजुअल्स का आपस में रिलेशनशिप को एनालाइज करें, जिस तरह सुपरवाइजर एंड स्टूडेंट का आपस में जो इंटरेक्शन है, जब दो इंडिविजुअल का इंटरेक्शन आप एनालाइज करते हैं तो वो डीएड्स कहलाते हैं। नंबर ऑफ डीएड्स मतलब आप कहेंगे पेशेंट एंड डॉक्टर, पेशेंट एंड डॉक्टर का इंटरेक्शन आप मेजर कर रहे हैं और आपने ग्रुप बना दिए मुख्तलिफ पेशेंट्स एंड डॉक्टर्स के इंटरेक्शंस के, ठीक है, उसको आप मेजर करना चाह रहे हैं तो वो मुख्तलिफ डीएड्स बन जाएंगे आपके पास। फिर आप ग्रुप मेजरमेंट कर सकते हैं। नो दिस इज नॉट डीएड्स बाय बिकॉज देयर इज नो, आप ग्रुप्स के अंदर ग्रुप्स को किसी भी तरह मेजर कर सकते हो। आप ये नहीं है कि उसके अंदर दो इंडिविजुअल्स की इंटरेक्शन को देख रहे हो, इसमें टू इंडिविजुअल्स की, टू सब्जेक्ट मैटर्स की आपके जो है ये क्या कर रहे होते हो, इंटरेक्शन को मेजर कर रहे होते हैं। इसके अंदर आप ओवरऑल ग्रुप को मेजर कर रहे हो, आप ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर एनालिसिस कर रहे हो, आप मशीन्स के ऊपर एनालिसिस कर रहे हो, ग्रुप्स के ऊपर एनालिसिस कर रहे हो, कल्चर्स के ऊपर एनालिसिस कर रहे हो, कंट्री के ऊपर एनालिसिस कर रहे हो। वो सारे यूनिट ऑफ एनालिसिस आपने यहाँ पर क्या कर देना है, बयान कर देना है। टाइम होराइजन आपके पास आ जाता है कि आपने क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस करना है कि आपने टाइम सीरीज एनालिसिस, टाइम सीरीज अलग होता है, लॉन्गिट्यूडनल टाइम सीरीज जो है वो एक अलग से आपके पास एनालिसिस आ जाता है। टाइम सीरीज मोस्टली टाइम सीरीज ऐसा एनालिसिस होता है जो हिस्टोरिकल टाइम से रिलेट करते हैं हम लोग, मतलब पिछले 10 सालों का डाटा, 20 सालों के डाटे को हम एनालाइज करते हैं। लॉन्गिट्यूडनल जो है इसमें रिसर्चर जो है इसका पार्ट बनता है और वन पॉइंट इन टाइम में एनालिसिस नहीं करता बल्कि एक ग्रुप ऑफ पीपल के ऊपर एनालिसिस करता है, फिर वेट करता है, फिर दोबारा उन्हीं पे एनालिसिस करता है। लॉन्गिट्यूडनल स्टडी ऐसे होती है। फॉर एग्जांपल इसकी एग्जांपल ऐसे मैं दूंगा
कि लेट्स से हम एक मेडिसिन ट्राई कर रहे हैं, मेडिकल साइंसेस का ये पेपर है और मेडिसिन ट्राई कर रहे हैं और मेडिसिन से पहले वो टेस्ट करता है ग्रुप ऑफ पीपल के, टीबी के ग्रुप टीबी के मरीजों का वो टेस्ट करता है और टेस्ट करने के बाद वो उसके रिजल्ट्स आते हैं। फिर वो मेडिसिन उन पे ट्राई की जाती है, मेडिसिन ट्राई करने के बाद सेम टेस्ट उनका किया जाता है। तो दिस इज अ लॉन्गिट्यूडनल स्टडी, मतलब 2 टाइम होराइजन्स में आपने एक मरीज पर टेस्ट किया। जब मरीज एक से ज्यादा हो जाए, मतलब वन शॉट का होता है क्रॉस सेक्शनल का मतलब देयर आर वेरियस क्रॉस सेक्शन, मतलब वन पॉइंट इन टाइम में हमने एक ही पॉइंट इन टाइम में हमने मुख्तलिफ सब्जेक्ट मैटर्स का जो है वो एनालिसिस किया। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि मैं एनालाइज कर रहा हूँ चीनी की प्रोडक्शन को ड्यूरिंग पेंडेमिक, और पेंडेमिक में मैं एक डेट कर लेता हूँ 2020 में चीनी की प्रोडक्शन पूरी दुनिया में, और पूरी दुनिया में डेवलप्ड कंट्रीज और डेवलपिंग कंट्रीज। नाउ दिस इज वन पॉइंट इन टाइम 2020 और देयर आर मेनी क्रॉस सेक्शंस, और यहाँ पे क्रॉस सेक्शंस क्या हैं, आपकी कंट्रीज हैं। मतलब मैं यूरोप ले लेता हूँ, यूएसए ले लेता हूँ, इंडिया ले लेता हूँ, पाकिस्तान ले लेता हूँ। अब ये सारी जो हैं ये कंट्रीज, इन सब पे मैं 2020 पे एनालिसिस कर रहा हूँ इनकी शुगर प्रोडक्शन पे, ठीक है। और जो है वो ये हो जाती है मेरी क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस। अब इसमें अगर मैं कॉज एंड इफेक्ट भी मेजर कर सकता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं ये देख सकता हूँ कि जी उन कंट्रीज का शुगर प्रोडक्शन या उन कंट्रीज के जो है वो आप स्टॉक मार्केट की परफॉर्मेंस, स्टॉक मार्केट परफॉर्मेंस उस दिन जिस दिन उनके केसेस जो हैं वो सबसे ज़्यादा हाई हुए थे। अब कंट्री वो कंट्रीज में लाइन अप कर लूँगा। अब जिस कंट्री वन पॉइंट इन टाइम में क्रॉस सेक्शंस आ जाएंगे, तो जिस जिस कंट्री का जिस जिस दिन जो है सबसे हाई रेट क्या है उस दिन उसकी स्टॉक प्राइस पे क्या इफेक्ट पड़ा है, दिस इज द वन डे एनालिसिस, तो क्रॉस सेक्शनल। लॉन्गिट्यूडनल का आपको बता दिया, टाइम सीरीज भी होता है, और एक होता है आपके पास मिक्स, मतलब उसमें कहते हैं पैनल एनालिसिस। पैनल एनालिसिस के बाद जैसे लोगन टोगन एनालिसिस कर रहे हैं, इसको पैनल कैसे करेंगे? मरीज की तादाद भी एक से ज्यादा है, मतलब देयर आर मेनी क्रॉस सेक्शंस एज वेल एंड देयर इज टाइम एज वेल, जिसमें क्रॉस सेक्शंस भी हो और टाइम भी हो, वो आपका पैनल एनालिसिस हो जाता है, ठीक है। तो टाइम होराइजन आपने बताना है यहाँ पे। सैम्पलिंग डिजाइन में हम लोग जब मेजरमेंट्स करते हैं तो सबसे पहले डाटा कलेक्शन मेथड, कैसे कैसे आपने डाटा कलेक्ट करना है। आप इंटरव्यूज के थ्रू कलेक्ट कर रहे हैं, ऑब्जर्वेशंस के थ्रू कर रहे हैं, क्वेश्चनर्स के थ्रू, फिजिकल मेजरमेंट्स के थ्रू, या जो है आप अनऑब्स्ट्रसिव मेथड के थ्रू जो है वो डाटा कलेक्ट कर रहे हैं। जब डाटा कलेक्ट कर लेते हैं तो आपने अपने बताना है कि हमने सैम्पलिंग टेक्निक कौन सी यूज किया। दिस इज स्टैटिस्टिकल मेथड, आप स्टैटिस्टिक्स में पढ़ रहे होंगे। दिस इज अ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। probability sampling में each and every sample has a equal chance of occurrence, और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग उसके उल्ट हो जाता है, जिसमें जो है देयर इज नॉट एन इक्वल चांस, बट उसके अंदर हम लोग कन्वीनियंट सैम्पलिंग आ जाती है। जो हमारे पास स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग जो है वो भी, उसके अंदर प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग भी आ जाती है, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग भी आ जाती है। ये सारी चीज़ें जो है हमारी सैम्पलिंग टेक्निक्स के अंदर आ जाती हैं। मेजरमेंट एंड कि आपने मेजरमेंट कैसे करना है। सबसे जो वेरिएबल्स हैं, मैंने आपको जब वेरिएबल्स का चैप्टर करवाया था उसमें मैंने कहा था कि आपने इनकी कॉन्सेप्चुअल डेफिनेशन भी देनी है और ऑपरेशनल डेफिनेशन भी देनी है। लेकिन रिसर्च स्टडी के अंदर, स्टडी डिजाइन के अंदर आप उसकी ऑपरेशनल डेफिनेशन बताते हो जब आप मेजरमेंट कर रहे हो। फिर आप हर वेरिएबल को किस तरह मेजर करोगे उसकी प्रॉक्सी बताते हैं, स्केलिंग करते हैं उसकी, कैटेगराइजिंग करते हैं, और फिर आप उसकी कोडिंग करते हैं। स्केलिंग मतलब आप एक सेटिस्फैक्शन है, सेटिस्फैक्शन को 1 से 10 तक आप स्केल कर लेते हैं। 10 को कहते हैं जी हाईली सेटिस्फाइड, ठीक है, और जो आप जो है 1 को कह लेते हैं जी डिससेटिस्फाइड, हाईली डिससेटिस्फाइड। तो इस तरह आप उसकी स्केलिंग कर लेते हैं, कैटेगराइजिंग कर लेते हैं और उसकी कोडिंग कर लेते हैं। सो ये था एक किस्म का रीकैप कि आप स्टडी डिज़ाइन कैसे बनाते हो और प्रॉब्लम स्टेटमेंट कैसे जनरेट करते हो। थोड़ा सा सेपरेट इसको देख लेते हैं। मैंने सारी चीज़ें तो वैसे आपको बता दी हैं। एक और चीज़ रह गई, जब ये सारी चीज़ें आप कर लेते हो, डिटेल्स ऑफ स्टडी बता देते हो, यहाँ पर आपने ये डिटेल्स ऑफ स्टडी बता दिया, ठीक है, और उसके बाद आपने मेजरमेंट्स बता दिए कि हम मेजर कैसे करेंगे। तो फिर आप अपने डाटा एनालिसिस की तरफ आ जाते हो, मतलब फील फॉर डाटा, गुडनेस ऑफ डाटा, डाटा कितना ठीक है। और फिर एट द एंड जो तीसरा स्टेप है, दैट इज द मेन स्टेप, जो आपने हाइपोथेसिस जनरेट किए हैं, जो आपने मफरूज़ा बनाया हुआ है, उस मफरूज़े को आपने क्या करना होता है, साबित करना होता है, हाइपोथेसिस की टेस्टिंग करनी होती है। दिस इज द पार्ट ऑफ द डाटा एनालिसिस। उससे पहले ये एक आपके पास ब्लूप्रिंट आ जाता है
जब ये ब्लूप्रिंट आ जाता है तो फिर आप डाटा एनालिसिस के स्टेप की तरफ चले जाते हो। ठीक है, रिसर्च स्ट्रेटजी में मैंने आपको बताया एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। द पर्पस ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज टू स्टडी कॉजल रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स। दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स के दरमियान कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को देखा जाता है। एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, बाकी इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज़्यादा हो सकते हैं। देयर इज मॉडरेटिंग एंड मीडिएटिंग वेरिएबल। आप मेरा लेक्चर सुन सकते हैं वेरिएबल्स के ऊपर अगर आपको जो है यहाँ पे थोड़ी सी कन्फ्यूजन है। दूसरा रिसर्च स्ट्रेटजी आपके पास आ सकती है सर्वे रिसर्च के अंदर जो है वो आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हो लोगों से, और भी लोगों का सर्वे एनालिसिस करते हो जिसका कंसेंसस होता है। उसके अंदर पता लगता है जी हर घर में कितने अफराद हैं, तो उनको कंपेयर भी किया जाता है। मतलब आप डिस्क्राइब करते हो कैरेक्टरिस्टिक्स को, डिस्क्राइब करते हो डाटा की, कंपेयर करते हो, एक्सप्लेन करते हो उनके नॉलेज को, लोगों के नॉलेज को। मतलब आप मुख्तलिफ ऑब्जेक्टिव्स हैं आपके, ठीक है। आप लोगों के एटीट्यूड्स को देखते हो और उनके बिहेवियर को देखते हो। ये सारा जो है सर्वे रिसर्च के अंदर कंज्यूमर, इसमें कुछ एग्जांपल आ जाते हैं। कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग आ जाता है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन आ जाता है, जॉब सेटिस्फेक्शन आ जाता है, यूथ ऑफ हेल्थ सर्विस आ जाता है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम आ जाता है। ये सारे रिसर्च स्ट्रेटजीज में आ जाती है। ठीक है, फिर आपके पास आ जाती है एथनोग्राफी। एथनोग्राफी क्या होती है? एथनोग्राफी इन्वॉल्व इमर्जन और इन अ पर्टिकुलर कल्चर ऑफ द सोशल ग्रुप दैट इज बीइंग स्टडीज। इमर्शन मतलब इंटरफेयर करता है रिसर्चर, और रिसर्च करता है उसमें शामिल होके फिर उसको जो है वो रिसर्च करता है सोशल ग्रुप्स को। सच एज फॉर इंस्टेंस बैंकर इन द सिटी ऑफ लंदन, उनके ऊपर स्टडी कर रहे हैं। ऑब्जर्विंग बिहेवियर, उनके बिहेवियर को मेजर कर रहे हैं। लिसनिंग टू व्हाट इज सेड इन अ कन्वर्सेशन एंड आस्किंग क्वेश्चंस। तो ये एक रिसर्च स्टडी की एक स्ट्रेटजी होती है, एथनोग्राफी। उसके बाद आपके पास केस स्टडी आ जाते हैं। किसी एक केस को पकड़ के उसके ऊपर एनालिसिस करते हैं। फोकस ऑन कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट द स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट। एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट, स्पेसिफिक इवेंट, स्पेसिफिक एक्टिविटी को लेकर उसके ऊपर हम इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करते हैं। सच एज पर्टिकुलर बिजनेस यूनिट और ऑर्गेनाइजेशन। रियल लाइफ सिचुएशन फ्रॉम वेरियस एंगल्स, और रियल लाइफ सिचुएशन को आप वेरियस एंगल से एनालाइज करते हो। ठीक है। फॉर एग्जांपल कोई बंदा जो है वो बहुत बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस या फाइनेंशियल फ्रॉड पकड़ना चाह रहा है, तो वो स्टडी करता है वर्ल्ड जो आपका है जी, आपका वर्ल्ड कॉम को स्टडी करता है या एनरॉन को स्टडी करता है। अब एनरॉन से रिलेटेड आप उसके ऊपर केस स्टडी, उसको मुख्तलिफ डायमेंशंस देखेगा, क्यों हुआ, कैसे हुआ, कौन से लोग इन्वॉल्व थे। तो वो एक केस, एक ऑब्जेक्ट इन्वॉल्व है उसके अंदर। ठीक है, यूजिंग द मल्टीपल मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन, हम डाटा कलेक्शन के लिए मल्टीपल हम इंटरव्यूज करवा सकते हैं, हम लोगों को, हम कोई डेमो जो है वो डॉक्यूमेंट्रीज देख सकते हैं, और उसके अलावा लिटरेचर पढ़ सकते हैं, लिटरेचर से डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। हम उनके जो है सीनियर मैनेजमेंट के इंटरव्यूज कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, इसके अंदर फॉर एग्जांपल इसके अंदर एक लेट्स से रिसेंटली एक केस स्टडी जिसके अंदर आप एक अमेरिका में एक एक शख्स के ऊपर थी केस स्टडी, जिसके ऊपर वो अपने अमेरिका में स्टडी करता है, रिस्क मैनेजमेंट की स्टडी करता है, और वो चाइना के स्टॉक मार्केट के अंदर आता है। अब चाइना की स्टॉक मार्केट के अंदर रिस्क मैनेजमेंट का जो डिवीजन है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता, बस वो जो है वो रिटर्न बेस उनका एनालिसिस होता है। तो यहाँ पर ये था कि वो जब उस बंदे के ऊपर केस स्टडी थी कि लेकिन वो जो केस स्टडी थी वो एक्चुअली बता रही थी कि चाइनीज मार्केट्स जो हैं वो प्रोन टूवर्ड्स जो रिस्क मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस हैं, जिस तरह वीआर मेजर्स आ गए, इस तरह के मेजर्स आ गए, उनको नहीं देखता, बल्कि मार्केट के ट्रेंड्स को देख के इन्वेस्ट करता है। तो वो बंदा जब वहाँ पर आया, एक कंपनी में आया और कंपनी में आके उसने जॉब शुरू की, तो वहाँ पर जो स्टॉक एक्सचेंज का डिवीजन था, जो इन्वेस्टमेंट ट्रेडर का डिवीजन था, वो ज़रा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था उसके लिए, क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट की जो मेजर्स थे वो कई बार ट्रेडर्स को, इन्वेस्टर्स को रोक देते थे कि आप इनमें इन्वेस्ट ना करें, काफ़ी रिस्की इन्वेस्टमेंट है। जबकि वो कहते थे कि हमारे एक्सपीरियंस के ऊपर, जब हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो हमारा एक्सपीरियंस इतना बड़ा है कि हम लोगों को पता है कि मार्केट ने कहाँ मूव करना है। तो वहाँ पर उसके रिस्क मैनेजमेंट के मेजर्स लगने में थोड़ा सा मुश्किल हुआ था ना। दिस इज द केस स्टडी जो एक बंदे के रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर एक केस स्टडी की। तो रियल लाइफ सिचुएशन है, उसको वेरियस एंगल से देखा जाता है, पर्सपेक्टिव से देखा जाता है, और उसके ऊपर डाटा कलेक्ट किया जाता है। Case study as a research strategy that involve an empirical investigation of the particular contemporary phenomena within its real life context using the multiple method of data collection. तो ये हमने इन के 2009 के स्टडी से हमने निकाला कि केस स्टडी होती क्या है। ये क्या करती है? एम्पिरिकल इन्वेस्टिगेशन होती है किसी भी पर्टिकुलर फिनोमिना इवेंट के कंटेम्परेरी, मतलब अभी रिसेंटली हुआ हुए किसी भी फिनोमिना के ऊपर वो स्टडी की जाती है, उसके रियल लाइफ कॉन्टेक्स्ट में स्टडी की जाती है और डाटा कलेक्ट किया जाता है।
ठीक है। उसके बाद रिसर्च स्ट्रेटजी में आपके पास ग्राउंडेड थ्योरी आ जाती है। अब ग्राउंडेड थ्योरी मैंने उधर भी बताया था, ग्राउंडेड थ्योरी इज अ सिस्टमैटिक सेट ऑफ प्रोसीजर्स टू डेवलप एन इंडक्टिवली derived theory from the data। डाटा से हम लोग थ्योरी को डेराइव करते हैं। दिस इज इंडक्टिव अप्रोच। बहुत टफ अप्रोच है, और वही रिसर्चर्स जिनके नाम होते हैं, जो काफ़ी ज़्यादा काम कर लेते हैं एक फील्ड में, वो जब डाटा के ऊपर एनालिसिस करते हैं तो फिर वो जो थ्योरी डिराइव करते हैं उसकी एक वर्थ होती है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि वही करें। कोई भी बंदा जो डाटा के ऊपर एनालिसिस करता है और उसके जो थ्योरी निकालता है, और वो फिर थ्योरी हर एक डाटा पे अप्लाई हो जाती है, तो वो थ्योरी जो है वो किताबों का पार्ट बन जाती है। द प्रोसेस ऑफ डाटा कलेक्शन फॉर जनरेटिंग थ्योरी वेयर बाय द एनालिस्ट जॉइंटली कलेक्ट्स कोड एंड एनालाइज द डाटा एंड डिसाइड व्हाट डाटा to collect next and where to find them in order to develop his theory as it's emerged। जिस तरह उसकी थ्योरी आ जाती है, वो नया डाटा ढूंढता है और नए डाटे पे उस थ्योरी को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करता है। अगर सेम रिजल्ट्स आते हैं तो वो ग्राउंडेड थ्योरी जो है उसकी साबित हो जाती है। ये कोशिश करता है रिसर्चर। एक्शन रिसर्च जो है, दिस इज वे फ्रॉम द बेसिक रिसर्च। अभी तक हम मेनली बेसिक रिसर्च की बात कर रहे हैं। एक्शन रिसर्च जो है वो ट्रेडिशनल रिसर्च से काफ़ी डिफरेंट होती है। इसके अंदर ऑलरेडी डिफाइंड प्रॉब्लम्स होती हैं जो ऑलरेडी आइडेंटिफाइड होती है ऑर्गेनाइजेशन। रिसर्चर को इसमें प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करने की जरूरत नहीं होती। रिसर्चर जो ऑलरेडी अवेलेबल प्रॉब्लम्स हैं, उन प्रॉब्लम्स के रिलेटेड डाटा को कलेक्ट करता है और फिर प्रॉब्लम के सोल्यूशन जो है वो प्रोवाइड करता है। और यहाँ पर जब आप लोग रिसर्च डिजाइन प्रोवाइड कर रहे हैं, वहां पर आपने सोल्यूशन नहीं देना, वहां पर आपने बताना है कि हम टेंटेटिव ये रिजल्ट्स जो हैं वो निकलेंगे। दिस सोल्यूशन देन इम्प्लीमेंटेड। जब वो सोल्यूशन आप निकाल लेते हो, डाटा एनालिसिस कर लेते हो, तो फिर वो जो इम्प्लीमेंट किया जाता है, इम्प्लीमेंट करने के बाद उसके कॉन्सिक्वेंसेस देखे जाते हैं कि जब हमने इम्प्लीमेंट किया उसके बाद उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं। दीज आर द वेरियस टाइप ऑफ रिसर्च स्ट्रेटजीज व्हिच यू कैन मेंशन इनटू योर रिसर्च डिजाइन। उसके बाद आ जाता है एक्सटेंट ऑफ रिसर्चर इंटरफेरेंस विद द स्टडी। इसके अंदर एक्सटेंट ऑफ इंटरफेरेंस इज रिलेटेड टू द स्टडी टाइप, वेदर इज अ कोरिलेशनल और कॉजल। कोरिलेशनल स्टडी जो होती हैं, जिसके अंदर एक्सप्लोरेटरी स्टडी आ जाती है और डिस्क्रिप्टिव स्टडी भी आ जाती है। कोरिलेशन जिसके अंदर वेरिएबल्स को आपने बस देखना है, एक वेरिएबल मूव कर रहा है तो दूसरा वेरिएबल क्या रिएक्ट कर रहा है, सिर्फ कोरिलेशन आप चेक कर रहे हो, तो उसके अंदर इंटरफेरेंस कम होती है। ठीक है। फैक्टर्स इफेक्टिंग द ट्रेनिंग इफेक्टिवनेस। ठीक है। अब ट्रेनिंग की इफेक्टिवनेस को कौन कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करेंगे, सारे फैक्टर्स उसके अंदर आ सकते हैं। आपने देखने कौन से फैक्टर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसमें आपके इंटरफेरेंस एज सच नहीं है। जब कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप आता है, वहां पर रिसर्चर की इंटरफेरेंस बढ़ जाती है, क्योंकि उसने कुछ वेरिएबल्स को थोड़ा सा मैनिपुलेट करना होता है ताकि वो डिपेंडेंट वेरिएबल पे मुख्तलिफ अंदाज से उसके इफेक्ट देख सके। मुख्तलिफ सेटअप्स में आपने उस वेरिएबल को लेके जाना है, मुख्तलिफ सेटअप्स में आपने डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर रिएक्शन देखना है, और मुख्तलिफ कंट्रोल वेरिएबल आप इंट्रोड्यूस कराते हो, मुख्तलिफ मॉडरेटिंग और मीडिएटिंग वेरिएबल्स आप इंट्रोड्यूस कराते हो, ताकि आप डिपेंडेंट वेरिएबल की सेंसिटिविटी देख सको इन टर्म्स ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो यहाँ पर रिसर्चर की इंटरफेरेंस कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप में थोड़ी बढ़ जाती है। ठीक है। पर स्टडी सेटिंग्स में आपके पास कंट्रीव्ड आ जाती है, कंट्रीव्ड स्टडी आ जाती है, जिसमें आपके पास कॉजल स्टडी, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, जहां पर आपके स्टडी सेटअप जो है वो कंट्रीव्ड होता है। आप वो कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट होता है जिसमें आप कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को चेक करते हो। नॉन कंट्रीव्ड जो होते हैं, जिसके अंदर आप जो है वो देखते हो कि वेरिएबल हाउ दे आर मूविंग, आप उसको इन्वायरमेंट में छोड़ देते हैं और इन्वायरमेंट में छोड़ के आप उनका बिहेवियर चेक करते हैं। ठीक है। जिस तरह ये जो बायोलॉजिकल साइंसेज में एनिमल्स पे एक्सपेरिमेंट होते हैं, मोस्टली नॉन कंट्रीव एनवायरनमेंट की कोशिश की जाती है कि नॉन कंट्रीव एनवायरनमेंट दिया जाए। ठीक है। और उसके अंदर उसका एनालिसिस, जो नेशनल ज्योग्राफिक्स में एक्सपेरिमेंट होते हैं उसके अंदर जो उनके बिहेवियर को एनालाइज किया जाता है, वो नॉन कंट्रीव एनवायरनमेंट में उनको देखा जाता है। कुछ कंट्रीव भी होते हैं, मतलब एक सेटअप क्रिएट किया जाता है, उसके अंदर उनकी डिसीजन मेकिंग देखी जाती है, लेकिन उनको इंडिपेंडेंट छोड़ा जाता है। तो एक्सप्लोरेटरी एंड डिस्क्रिप्टिव स्टडी के अंदर, तो नॉन कंट्रीव में एक्सप्लोरेटरी और डिस्क्रिप्टिव स्टडीज जितनी भी होती हैं, जिसके अंदर आप जस्ट किसी भी वेरिएबल की करेक्टरिस्टिक्स बयान कर रहे हो या एक्सप्लोरेटरी स्टडी एनालिसिस कर रहे हो, प्राइमरी स्टडी एनालिसिस कर रहे हो, वो आपकी नॉन कंट्रीव एनवायरनमेंट में होना बेहतर है। यूनिट ऑफ एनालिसिस, आपके रिस्पोंडेंट्स कौन से हैं, इंडिविजुअल्स हैं, डायड्स हैं, मतलब आपके पास जो है वो स्टडी ऑफ टू पर्सन इंटरेक्शंस हैं, ग्रुप्स ऑफ पीपल हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कल्चर्स हैं, ईटीसी। स्टॉक मार्केट भी आ सकता है इसके अंदर। इसके अंदर आपके पास काफ़ी चीज़ें जो हैं वो आ सकती हैं, ऑर्गेनाइजेशंस आ सकती हैं, ऑर्गेनाइजेशंस के मतलब आप इसमें कल्चर्स आ सकते हैं, कंट्रीज आ सकती हैं।
इसके अंदर पॉलिटिकल पार्टीज आ सकते हैं, मतलब जिस तरह जो भी आपका यूनिट ऑफ एनालिसिस है वो आपने यहाँ पे लिख देना है स्टडी डिज़ाइन में कि मेरा यूनिट ऑफ एनालिसिस क्या होगा। ठीक है, मतलब फॉर एग्जांपल आप कहते हैं जी हम लोग एब्सेंटीज़म पर काम कर रहे हैं, तो स्टूडेंट्स एब्सेंटीज़म एंड स्टूडेंट सेटिस्फेक्शन के ऊपर काम हो, तो हमारे यूनिट ऑफ एनालिसिस जो यहाँ पर रिस्पोंडेंट हैं हमारे वो स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, स्टूडेंट्स ऑफ द यूनिवर्सिटी है ना, दिस इज दी रिस्पोंडेंट्स, आपके यहाँ पे ये रिस्पोंडेंट जो है वो स्टूडेंट्स आ जाते हैं। ठीक है, इस तरह आप जो है वो देखते हैं जी एचआर प्रैक्टिसेस को देखते हैं, तो एचआर प्रैक्टिसेस में आपका जो है वो यूनिट ऑफ एनालिसिस आ जाता है जी ऑर्गेनाइजेशन के एचआर डिपार्टमेंट के लोग, एचआर डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज़ जो हैं वो आपके यूनिट ऑफ एनालिसिस में आ जाते हैं। ठीक है, आपने धरनों को एनालाइज करना है, तो आप कहते हैं जी द इंडिविजुअल्स हु आर प्रमोटिंग देम, वो आपके रिस्पोंडेंट हो सकते हैं, या फिर जो इंडिविजुअल जो हैं वो उसमें पार्ट लेते हैं वो आपके जो है यूनिट ऑफ एनालिसिस आ जाते हैं, आप उनका एनालिसिस कर सकते हो। ठीक है, डी-एड्स में आप इंटरेक्शन देख सकते हो, फादर सन रिलेशनशिप को अगर आपने देखना है उसके ऊपर आप इंटरेक्शन देख सकते हो, स्टूडेंट टीचर इंटरेक्शन आप, और फिर इसमें सारे लोग जो हैं, दो लोग आप जो रिस्पोंडेंट होंगे, एक टीचर्स होगा और दूसरा स्टूडेंट होगा, तो ये आपने डी-एड्स को भी बता देना कि और मुख्तलिफ होंगे, टीचर्स में भी बहुत ज़्यादा टीचर्स होंगे और स्टूडेंट में भी काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स होंगे, तो उनका इंटरेक्शन आपस में आप मेजर कर सकते हैं। टाइम होराइजन आपने स्टडी में बताना होता है, टाइम होराइजन में आपने बताना होता है वेदर दिस इज दी वन शॉट क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस, और जिसके अंदर मैंने अभी आपको एग्जांपल दी थी कि जी आप मुख्तलिफ क्रॉस सेक्शंस को चेक करते हैं, मुख्तलिफ जो है वो ग्रुप्स को एक टाइम में आप जो है एनालाइज करते हो। ठीक है, एम्प्लॉय परफॉर्मेंस ड्यूरिंग 2020 एट द एंड ऑफ दिसंबर 31 पे आप सारे एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस को देख रहे हैं, वो क्रॉस सेक्शन, मुख्तलिफ क्रॉस सेक्शन है यहाँ पे, एम्प्लॉइज क्रॉस सेक्शन है। ठीक है, तो क्रॉस सेक्शन वन शॉट वन पॉइंट इन टाइम में आप एनालाइज कर रहे हो। ठीक है, आपने जो है वो कोविड वैक्सीन लगाई, तो आपने देखा जी एक दिन एक साल में मुख्तलिफ कंट्रीज़ का रिकवरी रेट या फिर मुख्तलिफ कंट्रीज़ का वैक्सीनेटेड रेट क्या है। अब वो आप देखते हो 2020 में कितने लोग वैक्सीनेटेड हो गए, पाकिस्तान में, इंडिया में, जापान में, अब ये सारे जो है क्रॉस सेक्शंस हैं, टाइम सीरीज़ नहीं है। टाइम सीरीज़ में आपका टाइम इन्वॉल्व हो जाता है, और ये प्रीवियस ईयर्स मोस्टली इसके अंदर होते हैं कि हम लोग कहते हैं पिछले 10 सालों का स्टॉक मार्केट का डाटा है, उसको प्रेडिक्ट करना है अगले 5 सालों में, तो 10 सालों का डाटा, दिस इज़ अ टाइम सीरीज़ ना कि ऐसी 100 जो है वो उसका मूविंग एवरेज ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू प्रीवियस 10 ईयर्स। ठीक है, तो आप वो एनालिसिस कर रहे हो। ठीक है, आप डेली बेसिस के डेथ रेट या डेली बेसिस के केसेस जो रिपोर्ट हो रहे हैं कोविड-19 के, उसकी जो है आप डायरेक्शन चेक कर रहे हो ना, दिस इज द टाइम सीरीज एनालिसिस। लॉन्गिट्यूडनल एनालिसिस सेम ग्रुप के ऊपर, टाइम सीरीज में मुख्तलिफ ग्रुप्स के ऊपर भी आप कर सकते हो, या इंडिविजुअल आपका चेंज हो सकता है। लॉन्गिट्यूडनल के अंदर मोस्टली होता है कि ग्रुप ऑफ पीपल चेंज नहीं होते, आप उस एक्सपेरिमेंट का पार्ट रहते हो, चेंज भी हो सकते हैं लेकिन आप उस एक्सपेरिमेंट का, और सेम एक्सपेरिमेंट आप थोड़े देर बाद दोबारा से करते हो, यू आर पार्ट ऑफ दैट टाइम, आप उस टाइम का पार्ट रहते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्टडी में। जो मैंने आपको एग्जांपल दी कि मेडिसिन टेस्ट कर रहे हैं, आप एक ग्रुप ऑफ पीपल पे मेडिसिन टेस्ट करते हैं, फिर थोड़ी देर बाद उसका रिएक्शन देखते हैं। ठीक है, तो दिस इज द लॉन्गिट्यूडनल स्टडी। 2 ड्रग्स आपने चेक किए, एक ड्रग्स का आपने देखा इम्पैक्ट, फिर आपने उसके बाद जो है दूसरी ड्रग्स का इम्पैक्ट देखा, ये सारी चीज़ें भी हो सकती है। पैनल डाटा, पैनल में आपके क्रॉस सेक्शंस भी आ जाते हैं और टाइम सीरीज भी आ जाते हैं, तो वो आपका पैनल डाटा बन जाता है। ठीक है, टाइप्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन भी आपने बतानी है कि आपका कॉजल रिलेशनशिप है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है, आपका कोरिलेशंस हैं, आपका ग्रुप डिफरेंसेस हैं, आपके रैंक स्टडीज है, ईटीसी, जो भी आपकी टाइप्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन है वो आपने यहाँ पर बता देनी है। सैम्पलिंग डिजाइन बता देना है आपने, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग कर रहे हो, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग कर रहे हो, सैंपल साइज बताना होता है, इसके अंदर आपको पॉपुलेशन भी बतानी होती है। फॉर एग्जांपल मैं अगर मरीजों को इम्पैक्ट चेक कर रहा हूँ, मरीजों के ऊपर किसी मेडिसिन का इम्पैक्ट चेक कर रहा हूँ, तो मैं कहूँगा जी पूरे पाकिस्तान के मरीज, क्योंकि मेरी स्टडी जो है पाकिस्तान में जनरलाइज हो सकती है, तो मेरी पॉपुलेशन है पूरे पाकिस्तान के टीबी के मरीज। अब उसमें से सैंपल मैं ले लेता हूँ, कुछ बड़े बड़े हॉस्पिटल, आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल ले लेता हूँ, म्यू हॉस्पिटल ले लेता हूँ, उसके अलावा और बड़े हॉस्पिटल हैं, उन वहाँ से मैं सैंपल जो है टीबी के पेशेंट्स के ले सकता हूँ। ठीक है, और सैंपल साइज मुझे जो है वहाँ पर बताना पड़ता है। ओके जी, सैंपल साइज़ की हमने बात की कि आपकी पॉपुलेशन होती है और उसके अंदर से आप सैंपल ड्रॉ करते हो, और पॉपुलेशन के हिसाब से सैंपल होता है। सैंपल साइज़ रीज़नेबल होना चाहिए, अगर आप पूरी दुनिया को कर रहे हो उसके हिसाब से आपका सैंपल साइज़ काफ़ी ज़्यादा होना चाहिए।
अगर आप एक मुल्क को कर रहे हो उसके हिसाब से सैंपल साइज होना चाहिए। अगर आप लेट्स से हम लोग स्टॉक मार्केट की अगर बात करते हैं, स्टॉक मार्केट में इस टाइम मैं कहता हूँ जो लिस्टेड कंपनीज हैं वो पॉपुलेशन है, तो लिस्टेड कंपनीज 530 540 तक हैं। उसमें से अगर मैं 100 या 50 या 30 या 40 कंपनीज भी लेता हूँ तो मेरा सैंपल सफिशिएंट हो जाएगा। अगर आप पूरे मुल्क के जो है वो HR ऑफिशियल्स लेते हैं तो उसमें से आपको फिर सैंपल 1000 2000 तो सैंपल साइज आपका कैलकुलेट होता है, उसके मेथडोलॉजीज होती हैं, वो आपने सैंपल साइज अपना डिफाइन करना होता है। ठीक है, इसमें सेंट्रल लिमिट थ्योरम भी लगता है आपका, मतलब कुछ लोग सेंट्रल लिमिट थ्योरम लगा के तो है वो सैंपल साइज को जस्टिफाई कर लेते हैं कि 30 से ज़्यादा हो तो सैंपल साइज ठीक होता है, लेकिन दिस इज डिपेंड ऑन द स्टडी डिज़ाइन, रिसर्च के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सी रिसर्च कर रहे हो, उसके हिसाब से आप सैंपल साइज जो है वो डिसाइड करते हो। मेजरमेंट्स थोड़ी सी देख लेते हैं हम लोग। अब ये एक एग्जांपल है, ये आपको समझ आ गई तो आप लोगों का रिसर्च एनालिसिस काफ़ी सिंपल हो जाएगा। इसमें एक कॉन्सेप्ट है, मतलब अगर आप डी देखें, डी इज अ डायमेंशन, E is the element and C is the concept. Now the first concept, जो हम concept, मैंने आपको concept का बताया था वेरिएबल्स वाले में, एक concept है achievement motivation। ठीक है, this is the concept, और इस concept के ऊपर there are many dimensions, जो यहाँ पर इस स्टडी में उसने dimensions identify की हैं, और ये dimension identify होती हैं with the help of literature। ठीक है, इसने डायमेंशन 1 आइडेंटिफाई की जो आपके अचीवमेंट मोटिवेशन के अंदर जो है वो उसको ड्राइव करती है। उसमें आपके पास है ड्रिवन बाय वर्क, ये अचीवमेंट मोटिवेशन का एक डायमेंशन है, इसको एनालाइज करने का एक डायमेंशन है। अनेबल टू रिलैक्स, ये अचीवमेंट मोटिवेशन का दूसरी डायमेंशन है। जो लोग ज़्यादा रिलैक्स होते हैं उनमें हो सकता है अचीवमेंट मोटिवेशन ज़्यादा हो, जो ज़्यादा रिलैक्स नहीं होते वो अचीवमेंट मोटिवेशन उनकी कम हो। ठीक है, तीसरी डायमेंशन आपके पास आ जाती है इम्पेशंस विद इनइफेक्टिवनेस, कि वो जब एक काम इफेक्टिव नहीं हो रहा तो उसके साथ इम्पेशंस कितनी है। कुछ लोगों में इम्पेशंस ज़्यादा हो तो हो सकता है वो ज़्यादा मोटिवेटेड है, कुछ लोगों में कुछ लोग पेशेंस हैं, वो ज़रा इनइफेक्टिवनेस को बर्दाश्त कर लेते हैं, तो वो हो सकता है इतने मोटिवेटेड ना हो। तो ये एक डायमेंशन है आपके पास। ठीक है, सीक टू मॉडरेट चैलेंजेस, चैलेंजेस को कितना आप जो है चैलेंजेस को एक्सेप्ट करते हैं, चैलेंजेस को आप लेकर आगे चलते हैं। नो दिस इज आल्सो एन डायमेंशन टू मेजर दी अचीवमेंट मोटिवेशन। एंड द फिफ्थ डायमेंशन जो आप देखते हैं, द सीक फीडबैक। ठीक है, आप जब अचीवमेंट मोटिवेशन, जब लोगों का फीडबैक आपको मिलता है तो उस फीडबैक से आप कितने मोटिवेट होते हैं कि अपने चीज़ों के अंदर, अपने कारोबार के अंदर चेंजेस लेकर आए। तो अचीवमेंट मोटिवेशन के मेनली 5 डायमेंशंस जो हैं वो आइडेंटिफाई किए। इन 5 डायमेंशंस के बारे में हम लोग क्वेश्चनेयर बना सकते हैं। अब किन चीज़ों के क्वेश्चनेयर बनेंगे, किन चीज़ों के इंटरव्यूज बनेंगे? एलिमेंट्स के। इन डायमेंशंस को हम इनके मुख्तलिफ एलिमेंट्स में डिवाइड कर देते हैं। नाउ ड्रिवन बाय वर्क को आप कैसे मेजर कर सकते हो? अब इसके 3 एलिमेंट्स हैं, मतलब कॉन्स्टेंटली वर्किंग, हाउ मच कॉन्स्टेंटली वर्किंग यू आर। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे जो आप पूछेंगे एम्प्लॉइज से। फिर उसके बाद वेरी रिलेक्टेंट टू टेक टाइम ऑफ फॉर एनीथिंग। ठीक है, ये आपका ड्रिवन बाय वर्क है, उसके दरमियान आप टाइम ऑफ लेने लेने की आपकी टेंडेंसी क्या है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। उसके बाद प्रिजर्विंग, मतलब प्रिजर्विंग जो है आप डिस्पाइट सेटबैक्स, मतलब आप अगर सेटबैक्स आते हैं आपको अपने काम में कोई नुकसान होता है तो उस सूरत में आप वो दोबारा किस तरह उसको लेकर चलते हैं। अगर कोई सेटबैक आया तो आप उसको किस तरह डील करते हैं, आप उसको किस तरह लेकर चलते हैं, या आप दोबारा मोटिवेट होते हैं काम करने को, या आप बिल्कुल बैठ जाते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं, या फिर आप बिल्कुल डल होके बैठ जाते हैं, लोगों को कहते हैं अच्छा ठीक है अब मेरे से ही काम नहीं होना, इस तरह करके। ये सारे क्वेश्चंस जो हैं आप इनसे रिलेटेड, एलिमेंट से रिलेटेड आप क्वेश्चन बनाते हैं। और ये क्वेश्चन किसको मेजर करते हैं? ड्रिवन बाय वर्क, वेदर अ पर्सन इज मोर ड्रिवन बाय वर्क और लेस ड्रिवन बाय वर्क इज क्रिएटेड बाय व्हाट, इट्स एलिमेंट्स। ठीक है, और ये जो एलिमेंट्स है ये डायमेंशन को मेजर करेंगे, और डायमेंशन जो है वो किसको मेजर करेगी? आपके अचीवमेंट मोटिवेशन को मेजर करेगी, डिफाइन करेगी। अनेबल टू रिलैक्स के एलिमेंट्स है आपके पास, थिंग्स ऑफ वर्क इवन एट होम। ठीक है, जब आप घर पे भी काम के बारे में सोचते हैं देन यू आर नॉट एबल टू रिलैक्स दैट मच। ठीक है, डज नॉट हैव एनी हॉबीज, कोई हॉबीज ना हो, दैट दिस पर्सन इज डूइंग अ लॉट ऑफ वर्क, और वो रिलैक्स नहीं करता मोस्टली अपनी लाइफ में। तो ये एक अनेबल टू रिलैक्स के डायमेंशन को मेजर करने के 2 एलिमेंट हैं। इम्पेशंस विद इनइफेक्टिवनेस, swears under one's breath when even small mistakes occurs। ठीक है, अब आप इम्पेशंस हैं तो इम्पेशंस को इस तरह मेजर कर सकते हैं कि अगर आप कोई मिस्टेक कर रहा है तो आप उसको जो है वो स्वेयर करना शुरू कर दें, उसको आप बुरा भला कहना शुरू कर दें। ठीक है,
और डज नॉट लाइक टू वर्क विद स्लो इनएफिशिएंट पीपल। ठीक है, ये भी एक एलिमेंट है जो इसको इसको मेजर करता है, इस डायमेंशन को मेजर करता है। ठीक है, सीक मॉडरेट चैलेंज। ठीक है, ऑप्ट टू डू चैलेंजिंग रादर देन रूटीन वर्क। ये आप मेजर कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चनेयर। आप पूछ सकते हो एम्प्लॉय से कि वहां से आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये बंदा चैलेंजिंग वर्क करना चाहता है कि रूटीन वर्क करना चाह रहा है। ठीक है, ऑप्ट टू टेक मॉडरेट रादर देन ओवरवेलमिंग चैलेंजेस। कौन सी किस लेवल के चैलेंजेस को वो ऑप्ट करता है, ये भी क्वेश्चनर से, और उससे आपको ये डायमेंशन के आंसर्स जो है मिल जाएंगे। थर्ड डायमेंशन, लास्ट डायमेंशन इज सीक्स फीडबैक। आस्क फॉर फीडबैक ऑन हाउ द जॉब हैज बीन डन, कैसे काम हुआ उससे रिलेटेड फीडबैक लेता है। इज इम्पोर्टेंट फॉर इमीडिएट फीडबैक के नहीं सॉरी इज इम्पेशेंट फॉर इमीडिएट फीडबैक, कितनी जल्दी वो फीडबैक चाहता है लोगों का। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिल्कुल भी फीडबैक नहीं चाहते, वो कहते हैं कि हम लोग जो हैं बस जिस तरह हमारा काम चल रहा है बिल्कुल ठीक है, बल्कि उनको फीडबैक दिया जाए तो वो गुस्सा हो जाते हैं। वो कहते हैं जी कि अगर उनको फीडबैक दिया जाएगा तो वो जो है लोग गलत हैं, हम ठीक है। और कुछ लोग होते हैं वो अपने बिजनेस को बेहतर बनाने के लिए लोगों से फीडबैक लेते रहते हैं। दिस क्रिएट्स अ बेटर फ्यूचर कंडीशन फॉर द बिजनेस। तो कितनी सी फीडबैक लेते हैं, अब तो ज़्यादा फीडबैक वो लेना चाहते हैं अपने कस्टमर से, अपने सप्लायर से, मुख्तलिफ लोगों से, तो वो अचीवमेंट मोटिवेटेड पर्सन है, अदरवाइज वो अचीवमेंट मोटिवेटेड पर्सन नहीं है। अगर वो नहीं है तो वो कुछ अचीव नहीं करना चाह रहा, वो मोटिवेटेड नहीं है। लेकिन अगर वो फीडबैक ले रहा है तो दैट मीन्स ही वांट्स टू ही इज मोटिवेटेड टू अचीव अ बेटर फ्यूचर। ठीक है, तो ये जो है ये आपके पास एक कॉन्सेप्ट है। इस तरह दो तीन कॉन्सेप्ट्स आ जाते हैं। जिस तरह एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन है उसकी कुछ डायमेंशन होंगी, उनकी हर डायमेंशन के कुछ ना कुछ एलिमेंट्स होंगे, उन एलिमेंट्स को आप मैयर करते हो, वो डायमेंशंस के आंसर मिल जाते हैं। डायमेंशंस जो हैं वो बताती हैं कि वेदर दिस एम्प्लॉय इज सेटिस्फाइड और नॉट। अब ये डायमेंशंस बताएंगी कि वेदर दिस एम्प्लॉय इज अचीवमेंट मोटिवेटेड और नॉट। ठीक है, तो मतलब ये पूरे कल्चर को बताएंगी अचीवमेंट मोटिवेशन के। हमारे जिस ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉयज़ हैं वो मोटिवेटेड हैं कि वो अचीवमेंट कुछ करें, अचीवमेंट मोटिवेटेड हैं कि नहीं है, ये सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पर आपको पता चलेंगी। ठीक है, सो जब आप मेजरमेंट करते हैं तो आपकी एक कॉन्सेप्चुअल डेफिनेशन होती है, दूसरी आपके पास होती है ऑपरेशनल डेफिनेशन। रिसर्च डिज़ाइन में आप ऑपरेशनल डेफिनेशन बताते हो कि हमने इसको एनालाइज कैसे करना है। जब एनालाइज करते हो तो हर आइटम की कोई प्रॉक्सीज होती हैं, जैसे ये एलिमेंट्स हैं। ठीक है, ये आप मेजरमेंट के तरीके हैं कि हम इसको कैसे मेजर करेंगे। अब अचीवमेंट मोटिवेशन को आप इन 5 डायमेंशन से भी मेजर कर सकते हो, उनमें से कोई 3 डायमेंशंस लेकर भी आप मेजर कर सकते हो। ये आपकी ऑपरेशनल डेफिनेशन पर डिपेंड करता है कि आपने किस किस लिहाज से इसको करना है। आपके नज़दीक अचीवमेंट मोटिवेशन इज देन व्हेन द पर्सन इज सीकिंग challenges or he is impatient to ineffectiveness, so that person is achievement motivated। तो ये दो डायमेंशन इसमें लिए हैं। अब ये दो डायमेंशन को सिर्फ इसमें मेजर करेगा। और कुछ लोग कहते हैं द अचीवमेंट मोटिवेशन इज व्हेन द पर्सन इज व्हेन द एम्प्लॉय इज ड्रिवन बाय वर्क, when he is unable to relax, thinking all about the work all the time. He is impatient with ineffectiveness. He is not willing to work with the ineffective people, and he is so impatient towards mistake, and he seeks more challenging work rather than routine work, and he is in shape that he always seek feedback from the other employees or from the customers, then from his peers, from his, अगर आप employee की बात करें, he seeks feedback from his peers, he seeks feedback from his supervisors while doing work, so he is the achievement motivated person। स्केलिंग आ जाती है। अब ये अचीवमेंट मोटिवेशन को आप स्केल पे डिफाइन करते हैं, तो ये जो एलिमेंट्स हैं इनके से रिलेटेड आप क्वेश्चन बनाते हैं। अब अचीवमेंट मोटिवेटेड को स्केल 1 to 10 के 10 है जी हाईली मोटिवेटेड और 1 है जी वेरी लो मोटिवेटेड। ड्रिवन बाय वर्क, वेरी हाईली ड्रिवन बाय वर्क और वेरी लो ड्रिवन बाय वर्क। तो इसके अंदर एग्री नॉट एग्री आप स्केलिंग करते हो। फिर ये जो कैटेगरीज हैं, ये एलिमेंट्स की कैटेगरीज हैं, ये बना देते हो और उसके बाद आप जो है वो कोडिंग करते हो। कुछ लोग करते हैं जी कि जी मैं जो है ड्रिवन बाय वर्क में वो लगा देते हैं 6 के वो जी सेटिस्फाइड है, और वो जी हाईली वो ड्रिवन बाय वर्क है लेकिन मॉडरेट ड्रिवन बाय वर्क है। कुछ 9 लगा देते हैं जैसे हाईली ड्रिवन बाय वर्क।
कुछ लोग जो है वो 1 लगा देते हैं, ही इज जस्ट वांट टू रिलैक्स और ही इज नॉट ड्रिवन बाय एनी वर्क, ही जस्ट वांट टू डू द रूटीन वर्क। तो सी दिस काइंड ऑफ थिंग्स। तो डाटा कलेक्शन मेथड है, आप ऑब्जर्वेशन करते हो, चीज़ों को देखते हो, उसके बाद ऑब्जर्व करके रिजल्ट्स उसके लिख लेते हो। आप लोगों के इंटरव्यूज करते हो, आप क्वेश्चनर्स फिल कराते हो, फिजिकल मेजरमेंट्स करते हो उनकी। और इसके अंदर एक चीज़ आ जाती है जो फाइनेंस के अंदर होती है, जो सेकेंडरी डाटा एनालिसिस, मतलब स्टॉक मार्केट का डाटा ले लिया, कंपनीज के एनुअल रिपोर्ट्स का डाटा ले लिया, उसका एनालिसिस किया। ठीक है, इकोनॉमिक्स के लोग आपके ग्रोथ का डाटा ले लिया, इन्फ्लेशन का डाटा ले लिया। तो सेकेंडरी डाटा जो डाटा ऑलरेडी है, प्राइमरी डाटा ऊपर वाले ऑब्जर्वेशन जो है वो मोस्टली प्राइमरी डाटा के लिए होते हैं। क्वेश्चनर आप नए सिरे से लोगों से क्वेश्चंस पूछ रहे हो। सेकेंडरी डाटा जो ऑलरेडी किसी ने कलेक्ट करके आपको पब्लिक कर दिया, आप उसको यूज करके एनालिसिस कर सकते हो। जिस तरह जीडीपी, इन्फ्लेशन रेट, ये सारी चीजें ऑलरेडी वहां पर अवेलेबल है। आप इसको लेकर किसी और का इंडेक्स, बिहेवियर का इंडेक्स बनता है, वेल बीइंग का इंडेक्स बनता है, ऑलरेडी अवेलेबल है, सेकेंडरी डाटा है, आप उसको लेकर उसका एनालिसिस कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो जाती हैं। सो लास्ट हमारे पास जो आ जाता ही है स्लाइड, दैट इज द डाटा एनालिसिस। जो आप एंड पे डाटा एनालिसिस करते हो, इसके थोड़े से ग्लिम्स में आपको प्रोवाइड कर देता हूँ कि डाटा एनालिसिस हम करते कैसे हैं। एक प्रोसेस चलता है हमारे पास। सबसे पहला जो हमारे पास प्रोसेस होता है, मैंने आपको डाटा कलेक्शन की टेक्निक्स भी सारी बता दी। आप सबसे पहले क्या करते हो, आप डाटा कलेक्ट करते हो, डाटा कलेक्शन आपकी हो जाती है। ठीक है, डाटा कलेक्शन आप करके आपका जो है ये डाटा एनालिसिस फेज की तरफ जाते हो। डाटा कलेक्शन करने से पहले आप गैदरिंग डाटा रेडी फॉर एनालिसिस, मतलब आप एडिटिंग करते हो, हैंडलिंग करते हो, कोडिंग करते हो, ये सारी चीज़ें आप प्रोग्रामिंग करते हो, ये सारी चीज़ें आप डाटा गैदरिंग और उसको रेडी करते हो कि वो एनालिसिस के लिए तैयार हो सके। एनालिसिस के लिए तैयार करने के बाद आप डाटा एनालिसिस करते हो। डाटा एनालिसिस में आपके पास क्या चीज़ें आ जाती हैं, आपके पास 3 चीज़ें आ जाती हैं। फील ऑफ डाटा, क्या मतलब उसकी डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस आप प्रोवाइड करते हो, मतलब आपने डाटा कलेक्ट कर लिया, डाटा आप एनालिसिस कर रहे हो। आप देखते हो कि एवरेजली लोग जो हैं वो मतलब आप एवरेज पॉइंट निकालते हो कि लोग कितने मोटिवेटेड हैं, अचीवमेंट मोटिवेटेड है, तो 8 आ जाता है। एवरेज मीन आ जाता है उसका 8, मतलब आप कहते हो ओवरऑल लोग जो हैं वो हाईली मोटिवेटेड। स्टैंडर्ड डेविएशन के कितनी इसके अंदर डेविएशन है इस वैल्यू के अंदर। फिर कोरिलेशन, आप सेटिस्फैक्शन और मोटिवेशन के दरमियान कोरिलेशन निकाल लेते हो, वो भी आप निकाल सकते हो। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आप फाइंड, ये सारे जो है डिस्क्रिप्टिव डाटा कि डाटा किस नौयत का है, कैसा है। ठीक है, बल्कि यहाँ से आपको काफी चीजें पता लग जाती हैं कि हमारा डाटा किस डायरेक्शन में जा रहा है, हमारा हाइपोथेसिस यहाँ पर होगा कि नहीं होगा। फिर हम देखते हैं गुडनेस ऑफ द डाटा। ठीक है, इसमें हम देखते हैं जो हमने डाटा कलेक्ट किया है वो रिलायबल है। ठीक है, रिलायबिलिटी चेक की जाती है, उसके कई मेजर्स हैं, जब करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा। फिर आप देखते हो कि वो डाटा वैलिड है, उसकी रिलायबिलिटी चेक की जाती है और उसकी वैलिडिटी चेक की जाती है। सेकेंडरी डाटा एनालिसिस में जो हम गुडनेस है वो कई मैयर से, मतलब आर स्क्वायर से मैयर कर लेते हैं, गुडनेस ऑफ द मॉडल मैयर कर लेते हैं, गुडनेस ऑफ डाटा मैयर कर लेते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग देख लेते हैं। लेकिन प्राइमरी डाटा एनालिसिस में हम रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी को चेक करते हैं कि हमारा जो क्वेश्चन है, जो हमने क्वेश्चन जो डाटा कलेक्ट किया लोगों से, either that data is reliable or not, इसके ऊपर रिलायबिलिटी है इसमें कि नहीं है। और रिलायबिलिटी चेक करने के बाद हम उसकी वैलिडिटी चेक करते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम देखते हैं कि ये हमारे हाइपोथेसिस टेस्टिंग के लिए अप्रोप्रिएट है डाटा के नहीं है। ये करने के बाद ये डाटा एनालिसिस किया जाता है, और जब हम लोग कहते हैं ये है कि नहीं है, उसके बाद हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते हैं, स्टैटिस्टिकल टूल्स लगाते हैं और डायरेक्शंस चेक करते हैं। जो हमने हाइपोथेसिस डेवलप किए होते हैं, उन हाइपोथेसिस को हम क्या करते हैं, सच साबित करने की कोशिश में हम डाटा को एनालाइज करते हैं। ठीक है, इसमें कई मेथड्स यूज होते हैं इसको एनालाइज करने के लिए। फैक्टर एनालिसिस आ जाता है आपके पास, स्ट्रक्चर इक्वेशन मॉडलिंग आ जाता है आपके पास, जो है रिग्रेशन एनालिसिस आ जाता है, क्वांटाइल रिग्रेशन एनालिसिस आ जाता है, जीएमएम मॉडल आ जाते हैं, ऐसे कई मॉडल्स हैं। पैनल रिग्रेशन आ जाता है। ये सारे मॉडल हाइपोथेसिस टेस्टिंग के लिए। कॉज एंड इफेक्ट के अंदर हम रिग्रेशन एनालिसिस, मोस्ट सिंपलेस्ट वन ओएलएस रिग्रेशन, ऑर्डिनरी लीस्ट के रिग्रेशन। रिग्रेशन करता ही एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल का डिपेंडेंट वेरिएबल पे इम्पैक्ट चेक करता है। ठीक है, रिग्रेशन एनालिसिस हम कर लेते हैं उसके अंदर। ठीक है, और जो है हम एनालिसिस परफॉर्म करते हैं आगे। अगर हमारा जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो उसके अंदर 0 और 1 है सिर्फ, मतलब हम लोग कहते हैं हाँ जी ये लेट्स से जेंडर पे हम एनालिसिस कर लेते हैं। जेंडर हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो जेंडर में मेल को हम 1 असाइन कर देते हैं, फीमेल को 0 असाइन कर देते हैं। तो हमारा वहाँ पे रिग्रेशन मॉडल नहीं लगता, वहाँ पे लॉजिस्टिक रिग्रेशन मॉडल लग जाता है। तो ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड बातें हैं, जब आगे जाएंगे तो ये आगे जाके मैं आपको बता दूंगा। इस स्टेज पे आपने ये देखना है कि हम लोग क्या करते हैं जब डाटा एनालिसिस करते हैं, उसके अंदर सबसे पहले फील्ड ऑफ डाटा, मतलब उसके सारा डेमोग्राफिक्स बयान करते हैं, मीन, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, कोरिलेशंस बयान कर देते हैं। फिर हम देखते हैं जी गुडनेस ऑफ डाटा,
उसकी रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी को चेक करते हैं, और उसके बाद हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग, जो हमारा रिजल्ट है जो हमें चाहिए, हाइपोथेसिस टेस्टिंग हम शुरू कर देते हैं। उसके बाद हम लोग क्या आ जाते हैं, इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट में। ये हाइपोथेसिस टेस्टिंग हो गया, डाटा एनालिसिस हमारा हो गया। उसके बाद हम जब हमारे हाइपोथेसिस हमारे एक्सेप्ट हुए हैं, हमारा मफरूज़ा सही निकला है या गलत निकला है, वो कहाँ पर आएगा, इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट्स में आएगा। अगर वो थ्योरी के मुताबिक निकला है, अगर हमारा हाइपोथेसिस ठीक निकला है, हम वो भी बता देंगे, उसको भी इंटरप्रेट कर देंगे। अगर वो नहीं निकला तो उसको भी बता देंगे। ये बताने के बाद जो अवेलेबल लिटरेचर है उसके अंदर भी कई रिजल्ट्स बताए होंगे, इंटरप्रिटेशंस बताई होंगी, उनके साथ हम इसको क्या करेंगे, मैच करेंगे। अपने रिजल्ट्स को, अपने डाटा के रिजल्ट्स को हम अवेलेबल स्टडीज के रिजल्ट्स के साथ मैच करके डिस्कशन करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि इंडिया में लोग जो हैं वो ज़्यादा जो है मोटिवेटेड हैं, अचीवमेंट मोटिवेटेड हैं, और ये फलां फलां बंदे ने ये रिसर्च की थी। पाकिस्तान के अंदर जो है वो थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है, सो दैट इज़ यहाँ पर इसके साथ, इस स्टडी के साथ लिंक नहीं किया। हाँ, हमारी जो स्टडी है बांग्लादेश के अंदर ये स्टडी हुई है, या ऑस्ट्रेलिया के अंदर स्टडी हुई है, जिसके अंदर जो अचीवमेंट मोटिवेशन लोगों में कम आई है, और जो हमारी स्टडी के साथ मैच कर रही है, इस फलां बंदे ने ये स्टडी की और उसने ये रिजल्ट निकाले कि ये जो है ये फैक्टर्स जो हैं ये अचीवमेंट मोटिवेशन को क्रिएट करते हैं, इंक्रीज करते हैं। और हमारे भी जो अचीवमेंट मोटिवेशन के अंदर जो कंट्रीब्यूटरी फैक्टर्स हैं, वो ड्रिवन बाय वर्क है, वो जो है उसके अलावा जो है एनेबल टू रिलैक्सेशन है, जो ऑस्ट्रेलिया के स्टडी में भी ये चीज़ साबित हुई है। तो हमारी स्टडी उनके साथ बिल्कुल मैच करती है। तो डिस्कशन में आप अपनी स्टडी के रिजल्ट्स को दूसरों की स्टडी के रिजल्ट्स के साथ क्या करते हो, मैच करते हो। ठीक है, और फिर एट द एंड जब आपका लास्ट हो जाता है, जब डिस्कशन हो जाती है, तो कंक्लूजन में आप प्रोवाइड करते हो कि क्या आपके रिसर्च क्वेश्चंस जो आपने शुरू में पूछे थे वो आंसर हो गए हैं कि नहीं हुए। ये आपका क्रक्स होता है यहाँ पे, यहाँ पर आप बयान कर देते हो, कंक्लूजन में आपकी स्टडी कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। और इसको ज़रा डिटेल में देखिएगा, क्योंकि ये जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है आपकी स्टडी का। आपके जो रिसर्च है उसका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका रिसर्च डिज़ाइन। और रिसर्च डिज़ाइन बहुत एक्यूरेट होना चाहिए, बिल्कुल ठीक होना चाहिए, और कोई चीज़ इसमें छुपानी नहीं है आपने, हर चीज़ आपने बयान करनी है कि आपकी डाटा की टाइप क्या है, डाटा कलेक्शन टेक्निक क्या है, आपकी जो है वो जो है वो कंट्रीव्ड है, नॉन कंट्रीव्ड डाटा है, आपने क्या मेथोडोलॉजी यूज़ करनी है, मेथड क्या है आपका, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप आप चेक कर रहे हो तो कैसे चेक कर रहे हो, प्रॉक्सिस क्या लोगे, ये जो आपने कॉन्सेप्ट डिस्कस किए हैं, इन कॉन्सेप्ट को मेजर कैसे करोगे, इनके जो एलिमेंट्स हैं वो कौन से होंगे, ये सारी चीज़ें आपने लाजमी इसमें बतानी होती हैं। ठीक है, तो ये यहाँ तक ही था हमारा आज का लेक्चर। सो होप वी विल मीट इन नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच। फी मान।